नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। अगले आधे घंटे रहिए हमारे साथ और बचाइए अपना टैक्स आपके अपने शो में, जहां हम देते हैं टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल अंदाज में। यहाँ हम बताते हैं कि आपके लिए टैक्स कैसे आसान बन सकता है, ताकि आप बगैर किसी टैक्स प्लानर या सीए की मदद से करें अपनी टैक्स की प्लानिंग और बचाएं ज्यादा से ज्यादा टैक्स। टैक्सेशन के हर पहलू को हमें समझाते हैं आपके और हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। तो सुभाष लखोटिया जी के गुरु मंत्र पाने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन उससे देखते हैं कि टैक्स गुरु में आज हम किन महत्वपूर्ण बातों पर बात करने वाले हैं। टैक्स गुरु से समझेंगे कि बतौर परक्विजिट कर्मचारी को घर पर फर्नीचर और फिक्सर्स दोनों पर जब मिलता है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जा सकती है। सुलझाएंगे एक सीनियर सिटीजन की स्क्रूटनी को लेकर उलझन, और टैक्स गुरु से जानेंगे कि एक घर बेचकर दो घर खरीदने पर क्या दोनों घरों पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा मिलेगा या नहीं। साथ ही है आपके भी ढेरों सवाल, लेकिन शो की शुरुआत मेरे सवाल के साथ। लखोटिया जी, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को परक्विजिट के तौर पर घर के फर्नीचर फिक्सर्स देता है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे कोई निकाले। हाँ, बात तो तकलीफ की लग रही है, क्योंकि एम्प्लॉय को मिल रहे हैं फर्नीचर, फिक्सचर, एयर कंडीशनर, सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर और ढेर सारे सामान, और सबका खर्चा दे रहा है उनका एम्प्लॉयर। कैसे करें इसका वैल्यूएशन? बड़ा सिंपल, समझ लीजिए बात। हम उत्तर तो देंगे पर शायद करदाताओं को पसंद नहीं आएगा, पर भैया पसंद आए नहीं आए समझना तो पड़ेगा ना। आयकर कानून की धारा 17 के तहत अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है फर्नीचर, फिक्सचर्स आदि आदि, तो उसकी जो वैल्यू है अर्थात परचेज प्राइस है, उसका 10% आपकी परक्विजिट में सैलरी में जोड़ा जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 लाख रुपए के फर्नीचर आपके एम्प्लॉयर ने आपको दे दिए घर में लगाने के लिए, तो 2 लाख का 10% हुआ 20,000 रुपए। अतः प्रति वर्ष 20,000 रुपए की राशि आपकी सैलरी में जोड़ दी जाएगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रति वर्ष जो परक्विजिट का वैल्यू होगा वो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर पर होगा। इसी प्रकार कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर ये फर्नीचर किराए पे ले लें। ऐसे में जितना किराया इस फर्नीचर का एम्प्लॉयर पेमेंट करता है, वो सारी राशि आपकी सैलरी में जोड़ दी जाएगी। अब देख लो आपको परक्विजिटी लेना है या नहीं लेना है, कुल मिला के डिपेंड करेगा कितना वजन पड़ता है आपके टैक्स पर। चलिए अब वजन दूर करते हैं टैक्स का उन लोगों के लिए जो हमारे शो से जुड़कर अपने टैक्स को आसान बनाते हैं और स्क्रूटनी को लेकर उलझ गई हैं। दिल्ली की राजकुमारी मेहरोत्रा जी। राजकुमार जी हमारे साथ खुद फोन लाइन पर हैं, इनका सवाल इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्ते राजकुमार जी, क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से। नमस्कार लखोटिया जी। नमस्ते जी, बोलो जी राजकुमारी जी। मेरे को ये जानना है कि जहाँ पे सेक्शन 50C का एप्लीकेबल होता है, वहाँ पे अंडर सेक्शन 143 स्क्रूटनी मस्ट होती है, और स्क्रूटनी की लिमिट 6 साल है, और मेरी एज 76 साल की है और मैं बीमार रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ये लिमिट जो है मेरी एज को कंसिडर करते हुए कम कर दी जाए और मेरी स्क्रूटनी जल्दी हो जाए और मेरा रिफंड मुझे स्क्रूटनी के बाद मिले। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, आपने सवाल बहुत बढ़िया पूछा। बल्कि आपके सवाल को तो मैं लिख के वित्त मंत्री जी को भेजूंगा, क्योंकि आपने ये कहा है कि जो सीनियर सिटीजन पर्टिकुलरली हैं उनके लिए टैक्स की स्क्रूटनी या रीअसेसमेंट आदि की मियाद केवल 2 साल हो जाए, 6 वर्ष नहीं। बहुत अच्छी बात है, किंतु आज के समय में जो कानून है उसमें ये मुमकिन नहीं है। इसलिए आप चिंता न करें, स्क्रूटनी में अगर केस आएगा तो पेपर्स देने पड़ेंगे, पर उससे रिफंड का कोई मतलब नहीं है। रिफंड अगर आपका है तो जल्दी मिलेगा, परेशानी बिल्कुल नहीं। फिर भी हो परेशानी हमको लिखिए, पर आपको इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि 76 की एज होके आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको, और टैक्स बचता रहेगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रमोद बंसल जी का ईमेल आया है। प्रमोद की कंपनी उन्हें 7% पर लोन दे रही है। कुछ कर्मचारी चाहते हैं कि वो इसे होम लोन की तरह ट्रीट करें। इसके लिए क्या कागजात चाहिए होंगे और क्या इस लोन का ब्याज चुकाने पर सेक्शन 24 के तहत इन्हें छूट मिल सकती है। पहले तो बधाई प्रमोद जी कि इसलिए कि आपको आपकी कंपनी लोन दे रही है 7% में मकान के लिए। अब लोन दिया केवल मकान के लिए या किसके लिए ये नहीं पता। ध्यान रखिए, अगर ये लोन आपको मिला है मकान के लिए तो अपने एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट लें कि उन्होंने ये मकान के लिए लोन दिया आपको। और दूसरी बात, इसकी छूट आपको लेनी है।
आयकर की धारा 24 के तहत तो क्या करना है, तो मकान का प्रूफ चाहिए, मकान का आपका पोजीशन हो गया, मकान तैयार हो गया, तब इसकी छूट मिल जाएगी। पर एक और बात ध्यान रखने लायक है, और वो ये है कि आपको तो लोन मिल गया केवल 7% पर एनम में, पर यह भी देखना है कि एम्प्लॉयर ने जो ब्याज लिया आपसे 7% का, ये कितना कम है इन कंपैरिजन विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट ऐसे लोन पे 9% होता है और कंपनी ने, आपके एम्प्लॉयर ने 7% पे ही आपको दिया, तो जो डिफरेंस है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपका जो डिफरेंस है, वो आपके ऊपर टैक्स लगेगा उस राशि पे। चलिए, समय बहुत कम है, एक जल्दी से और सवाल ले लेते हैं। राम बहादुर चौरसिया जी ओमान में काम करते हैं, मुंबई के सबब थाने के इलाके में इनका मकान है जिसे किराए पर दिया हुआ है और 20,000 रुपए किराया इन्हें मिलता है। सोसाइटी को हर महीने 4,000 मेंटेनेंस देते हैं और सालाना 15,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। साथ ही इनकी MIS स्कीम में हर महीने 3,000 का ब्याज भी इन्हें मिल रहा है और बैंक में 2.5 लाख की FD कर रखी है। राम बहादुर जी अपने टैक्स की देनदारी समझना चाहते हैं। भाई, नाम ही आपका राम बहादुर, तो टैक्स के अंदर भी आप बहादुर बनेंगे। पहले आपको बधाई कि आप विदेश में रह के भी भारत में निवेश किया और आपको आगे रेंटल इनकम। आपके लिए सॉल्यूशन देखिए, नंबर 1, बैंक की FD पर ब्याज लगेगा। मंथली इनकम प्लान पे आपको जो ब्याज मिल रहा है उस पे भी टैक्स लगेगा। कुल मिला के FD के ब्याज पर और MIS के ब्याज पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए आपकी किराए की इनकम, साल भर की जो पूरी किराए की इनकम है, इसमें सबसे पहले डिडक्ट कर दीजिए हाउस टैक्स जो भुगतान किया, फिर जो बैलेंस राशि बची उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा, खर्च करो या न करो। और हां, मेंटेनेंस चार्जेस अलग से छूट नहीं मिलेंगे। इस प्रकार जो राशि आई वो आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और कुल मिलाकर ब्याज की इनकम और रेंटल इनकम दोनों को जोड़ के आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इसी के साथ वक्त है ब्रेक का। देखते रहिए टैक्स गुरु। ब्रेक के बाद जानेंगे कि ऑफिस से मिली गाड़ी का वैल्यूएशन कैसे निकाल सकते हैं आप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और लखोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स को आपके लिए आसान बनाने के लिए। लखोटिया जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर ऑफिस से कार मिलती है किसी को और इस कार का इस्तेमाल वो ऑफिशियल पर्पस के लिए कर रहा है, तो इसकी वैल्यूएशन वो व्यक्ति किस तरह से निकाल सकता है? बिल्कुल चिंता न करें, टैक्स से हो गई बिल्कुल छुट्टी, 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा। जी हां, अगर आपको कार मिली है ऑफिस से केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो इनकम टैक्स 1 रुपए भी इस पे नहीं देना है, चाहे गाड़ी पे कितने रुपए भी खर्च हो। पर हां, इसके लिए ध्यान क्या रखना पड़ेगा, पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट भी देगा कि ऑफिस के लिए है और साथ ही साथ एम्प्लॉयर ऐसी डिटेल्स रखेगा, पूरी की पूरी डिटेल्स, कहां गए, कितना किलोमीटर लगा, कितना पैसे खर्च हुए। इस प्रकार अगर पूरा चार्ट ब्यौरा रखते हैं आप इस गाड़ी के यूज का और केवल ऑफिशियल काम के लिए है, तो परक्विजिट वैल्यूएशन बिल्कुल बिग जीरो, 1 रुपए भी टैक्स नहीं लगेगा इस गाड़ी पर। टैक्स का तो नो झंझट है, लेकिन हाँ, रिकॉर्ड्स पूरे रहने चाहिए, जैसा कि लखोटिया जी ने बताया। बढ़ेंगे सवालों की तरफ। रायबरेली से केशव सिंह राय ने अपनी पत्नी और माइनर बेटी के नाम से 1 लाख रुपए किसान विकास पत्र में निवेश किया हुआ है। वो जानना चाह रहे थे कि इसका ब्याज इनकी इनकम से जुड़ेगा या पत्नी की इनकम से। केशव जी, आपने तो दिया इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा और निवेश कर दिया पत्नी और बच्ची के नाम में। इस केस में बिना कुछ सोचे ये पूरी इनकम केवल आपकी इनकम में जोड़ी जाएगी आयकर की धारा 64 की वजह से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका हुआ है, पत्नी का नहीं हुआ। और अब लेते हैं राजीव शर्मा जी का सवाल। इन्होंने अक्टूबर 2010 में अपना घर बेचकर दिसंबर 2010 में 2 घर खरीदे हैं। एक घर में वो रहते हैं, दूसरे को इन्होंने निवेश के लिहाज से खरीदा है। अगर वो अपना दूसरा घर बेचते हैं तो टैक्स की देनदारी के बारे में समझना चाहते हैं आपसे। हाँ, ये तो समझ में आ गया कि 1 साल में मकान के दाम बढ़ गए, तो जो दूसरा मकान खरीदा बेचना चाहते हैं। अगर ये बेच देते हैं 2010 के अंदर खरीदे हुए मकान को, आज बेच देते हैं 2011 में, तो जो भी इनकम आएगा उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहेंगे और उस पर टैक्स लगेगा।
पूरी की पूरी राशि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकी अन्य इनकम में जोड़ दी जाएगी। और उस पे टैक्स देना पड़ेगा और किसी प्रकार की बचत या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा या नए मकान में इन्वेस्ट की छूट कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमारे दर्शकों को बतलाना चाहेंगे, बेहतर यही है हमेशा मकान खरीदो, कम से कम 3 साल के बाद बेचो, तब जाके होगी टैक्स की बचत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राजेश सिंह एसबीआई से एक हाउसिंग लोन लिया है इन्होंने, कुछ सालों के बाद मकान की मरम्मत के लिए एसबीआई होम प्लस लोन भी लिया है। राजेश जानना चाह रहे थे क्या उन्हें होम प्लस लोन पर टैक्स छूट मिल सकती है? जितना लोन मिलता है लेते जाओ, रिपेयरिंग करो, लेते जाओ लोन पर। सरकार ने बनाया है कानून जिसके तहत जो अपना ओरिजिनल ब्याज है मकान के लिए और रिपेयरिंग आदि के लिए लोन पे ब्याज, दोनों मिला के मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख रुपए तक है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी छूट। चलिए, घर से जुड़े सवाल तो काफी हो गए, शेयर बाजार से जुड़ा एक सवाल लेते हैं। मिहिर कुमार जी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं जिसमें उन्हें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता रहता है, उन्हें टैक्स की देनदारी पर जानकारी चाहिए। बड़ा सिंपल है, निफ्टी में तो लॉस भी होगा कभी और कभी प्रॉफिट भी होगा, केवल ही प्रॉफिट एक जगह नहीं हो ऐसा नहीं है। तो साल भर के सारे ट्रांजैक्शंस का प्रॉफिट और लॉस दोनों को एडजस्ट कर लीजिए, फिर नेट अमाउंट जो होगा चाहे प्रॉफिट या लॉस वही आपकी इनकम या लॉस कहलाएगा और उसी हिसाब से कंप्यूट होगी आपकी निफ्टी से इनकम। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे जानेंगे कंपनी कर्मचारी को गाड़ी, ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज के लिए अगर दे तो इस पर टैक्स ट्रीटमेंट कैसे निकाला जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके लिए टैक्स को आसान बना रहे हैं हमारे और आपके टैक्स गुरु लखोटिया जी। लखोटिया जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपनी एम्प्लॉय को गाड़ी देती है और वो उस गाड़ी का इस्तेमाल एम्प्लॉय पर्सनल काम के लिए भी कर सकता है, ऑफिशियल काम के लिए कर सकता है, लेकिन अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा, खास करके अगर टैक्स की देनदारी समझनी हो तो? अरे टैक्स तो बाद में आएगा दोस्तों, आप भी ध्यान रखना। पहले तो गाड़ी मिलती है तो वो तो ले लो, कंपनी से गाड़ी मिल रही है आपको ऑफिस के काम के लिए और पर्सनल यूज के लिए तो ले लो गाड़ी। अब आइए टैक्स की समस्या का हम दे देते हैं आपको समाधान। अगर कार हमको मिले अपने एम्प्लॉयर से कि ऑफिस भी यूज करो और पर्सनल भी यूज करो तो बात तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाता है डिवीजन करना और ये बताना कि कितना हमने पर्सनल यूज किया, कितना ऑफिशियल यूज किया। एम्प्लॉय तो चाहेगा ही मैंने बहुत कम यूज किया, पर ऐसा मुश्किल समस्या सबके लिए। पर सरकार ने सबकी समस्या बिल्कुल सिंपल कर दी है और वो भी आयकर कानून के इनकम टैक्स रूल के रूल नंबर 3 में प्रावधान लिख दिए, जिससे अगर आपको मिलती है गाड़ी ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल चिंता नहीं। अगर है आपकी छोटी गाड़ी और जो 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी वाली है तो ऐसे में केवल 1800 रुपए महीना परक्यूजेट वैल्यू माना जाएगा। और अगर बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, एम्प्लॉयर भी तैयार है बड़ी गाड़ी देने के लिए, तो ऐसे में 2400 रुपए परक्यूजेट वैल्यू मानी जाएगी कार की। तो कुल मिलाकर फायदा हुआ ना। अब चलो, जब गाड़ी मिल गई और बड़े शहर में रहते हैं, धक्के दुक्के और काम से तनाव आपके, ऐसे में चाहते हैं कंपनी हमको ड्राइवर भी दे दे। अगर ड्राइवर मिल गया आपको ऑफिस और पर्सनल वाली गाड़ी चलाने के लिए तो 900 रुपए प्रति महीना परक्यूजिट में जोड़ा जाएगा ड्राइवर की सैलरी के रूप में। एक बात ध्यान रखना, जहां तक हो सके गाड़ी एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल मत लेना। अगर लेंगे तो जितना भी खर्चा हुआ है पूरी की पूरी राशि परक्यूजिट मान ली जाएगी। चलिए, अब रुक करते हैं सवालों का और मोहाली से सचिन जैन अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुनते हैं क्यों परेशान है सचिन जी। सचिन जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से? सर, मेरा प्रश्न ये है कि अभी पिछले महीने मेरे पिताजी को डेंगू फीवर हुआ, काफी सीवियर उनको इन्फेक्शन हो गई थी, तो उनका इलाज हमने करवाया हॉस्पिटल में। तो मेरा तकरीबन 2.25 लाख रुपए खर्चा आ गया उस पर। और अभी वो खर्चा मुझे अपनी सैलरी इनकम में से कोई बेनिफिट दिला सकता है टैक्स का? तो पिताजी की तबीयत अब कैसे है पहले ये बतलाइए। हाँ, पिताजी अब ठीक है जी, रिकवर कर रहे हैं। वेरी गुड, सबसे बड़ी तो खुशी की बात है, पिताजी को डेंगू हो गया था, अब तबीयत ठीक है। पर आपको भी बतला दे दोस्तों, डेंगू फैल रहा है जोरों से, पर आयकर कानून में एक धारा है 80DDB, जिसके तहत स्पेसिफाइड डिजीजेज हो, गहरी बड़ी बीमारियां,
उसके खर्चे के लिए छूट मिलती है। पर अनफॉर्चुनेटली डेंगू वाली बीमारी उसमें लिखी हुई नहीं है, इसलिए आपको छूट बिल्कुल नहीं मिलेगी और क्लेम भी मत करिएगा। पर हमारे दर्शकों को बतला दें, आप और हमारे घर में इस प्रकार की समस्या हो सकती है, डेंगू जैसी बीमारियां, ऐसे में कम से कम मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर से लें और जब कभी भी बुखार हो जाए फटाफट टेस्ट करा लें ताकि पता चले डेंगू है या नहीं। जी, तो यानी कि सचिन जैन जी, आपको इस पे कोई फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन लखोटिया जी की एक काम की बात कि मेडिकल पॉलिसी अगर होती तो आपके खर्चे में आपको मदद मिल सकती थी। तो वो लोग अपने भविष्य की जो प्लानिंग करते हैं, मेडिकल पॉलिसी होना जरूरी है। बढ़ते हैं आगे। सचिन मल्होत्रा ने 1990 में नेशनल सेविंग स्कीम में 15,000 रुपए निवेश किए थे। अब वो स्कीम से पैसे निकालना चाहते हैं और टैक्स की देनदारी के बारे में समझना चाहते हैं। सचिन सीनियर सिटीजन है और इनकी सालाना इनकम 3.5 लाख के करीब है। वाह भाई वाह सचिन जी, 21 साल के बाद आप पैसा निकालना चाह रहे हैं। एनएसएस में जो आपने लगाया 21 साल पहले, निकाल लो पूरे पैसे को ब्याज सहित, ढेर सारे रुपए मिलेंगे, फायदे की बात। किंतु आपका पार्टनर टैक्स के अंदर ले जाएगा पैसा। जी हाँ, पूरी की पूरी जितनी भी राशि आप अगर निकालेंगे इस एनएसएस अकाउंट से, प्रिंसिपल और ब्याज के रूप में पूरी राशि पर इनकम टैक्स लगेगा। कहने का सीधा मतलब है आपकी जो इस वर्ष की पूरी इनकम है उसमें अमाउंट विड्रॉन ऐड हो जाएगी और आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आपको मजबूर होना पड़ेगा सोचने के लिए, मैं निकालूं पैसे या नहीं निकालूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पार्थ बंदोपाध्याय जी 1 साल के लिए 1 करोड़ रुपए बैंक एफडी में निवेश करना चाहते हैं। जानना चाह रहे हैं कि इस पर कितना टैक्स लगेगा और वो कैसे टैक्स बचा सकते हैं। वाह साहब वाह, 1 करोड़ रुपए, वाह, आ गए पैसे आपके पास। अब निवेश करना है बैंक एफडीआर में, कर दो। 1 करोड़ रुपए पे तो इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। अब इससे जो ब्याज की आमदनी होगी वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगी और आपकी अन्य जो कोई भी इनकम है उसके साथ मिलाकर जो टैक्स बनता है स्लैब रेट से, वो टैक्स लगेगा। अन्यथा केवल निवेश करने पे अलग से कोई टैक्स नहीं लगने वाला। पर हाँ, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि ये जो 1 करोड़ रुपए आपने लगाए, ये बिल्कुल पक्के प्रूव्ड सोर्सेज से है ना? आशा है जरूर होंगे, क्योंकि अगर नहीं होते इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज तो आयकर कानून में धारा 69 के तहत इसको इनकम मान लिया जाता है, उस पर टैक्स लग जाता है। और अब चेन्नई से सरफराजुल हक जी का सवाल लेते हैं। सालाना 4.5 लाख के करीब इनकी इनकम है। 25,000 रुपए इन्होंने एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के प्लान में निवेश कर रखा है। इनके 2 छोटे भाई हैं जिनकी पढ़ाई का जिम्मा इन्हीं पर है और एक भाई विकलांग भी है। तो सरफराजुल जानना चाह रहे थे टैक्स बचत वो किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, टैक्स बचत के लिए नंबर 1 काम 80C के इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल 25,000 रुपए ही आपने लगाए हैं, उसको बढ़ाइए, तब जाके आपका टैक्स बचेगा। और आयकर की धारा 80CCF में भी निवेश करो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में। और अंत में आपने ये बतलाया कि एक भाई की प्रॉब्लम है, मेडिकल हैंडीकैप वगैरह है, तो आयकर की कानून की धारा को देखें, उसके तहत देखें कि अगर वो एलिजिबल है तो उसकी छूट का भी आप करें क्लेम टैक्स में। चलिए, बहुत शुक्रिया लखोटिया जी हमारे दर्शकों के लिए टैक्स को इतना आसान बनाने के लिए। टैक्स गुरु में आज बस इतना ही। वैसे अगर आपके मन में भी इनकम टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है तो हमें भेजिए। आप हमें SMS कर सकते हैं, TG लिखकर स्पेस दीजिए और अपना सवाल 51818 पर भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम, फोन नंबर हमें जरूर लिखकर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज के लिए बस इतना ही, पर अगले हफ्ते मैं और लखोटिया जी दोनों हाजिर रहेंगे आपके सवालों का समाधान लेकर। नमस्कार।